नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं आओ बदले हम, यानी कि बदलने की जरूरत है। हमारा ये जो मंच है, ये कार्यक्रम है, ये बदलते दौर का है। ये बदलाव कोरोना से है, ये बदलाव बीतते हुए समय का है, ये बदलाव हर इंसान के अंदर है, ये बदलाव अपने आप के अंदर है और इसी बदलाव के साथ हम बदल रहे हैं और बदलने की जरूरत है। समय के साथ बदलाव देखा, लेकिन इस बार इंसान बदला, इंसान का दिमाग बदला, मन बदला, तो उनकी तमाम भावनाएं, बातें बदली। क्योंकि इस कोविड में हमने ये सीखा कि इंसान से बढ़कर इंसानियत है और हमें इंसानियत के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन इसी के साथ आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, या यूं कहें आओ बदले मंच पर आज ऐसे हमारे साथ मेहमान रहने वाले हैं जिन्होंने पूरे भारत में, देश भर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑक्सीजन की किल्लत आई तब हमने ये देखा कि हमने पर्यावरण को नहीं बचाया। सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि ऑक्सीजन को किस तरह से हमें बचाना है, पर्यावरण को किस तरह से बचाना है। लेकिन आज हम भूल गए हैं कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम है कि अपने जीवन में एक पौधा ज़रूर लगाए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये काम हमारा नहीं है, ये काम तो तमाम लोगों का है जो समाज सेवी है। नहीं, कुछ ऐसा खास करके दिखाया है और आपको पूरी प्रोफाइल दिखाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं क्योंकि बात यहाँ पर पर्यावरण की कर रहे हैं। इसको लेकर अगर मैं यहाँ पर पर्यावरण की बात करूँ तो पर्यावरण में सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 25 लाख पौधे राजस्थान से लेकर देश भर में लगाना, और राजस्थान से एक नहीं, दो नहीं, कई लाखों लोगों को अपने साथ इस मुहिम में जोड़ना, किसी मदद से नहीं, सिर्फ अपने फंडिंग से, अपने पैसों से। और शुरुआत ऐसी कि आज पूरा देश उनकी तारीफ कर रहा है, कई बड़े बड़े नेताएं उनकी तारीफ कर रहे हैं और एक बहुत बड़े मंच पर, एक बहुत बड़े सम्मान के साथ, एक अवार्ड के साथ इनको सम्मानित किया जाएगा। उस अवार्ड की कहीं ना कहीं कल्पना हर किसी की होती है कि हमें मिल जाता, लेकिन ऐसे नहीं, पर्यावरण से प्यार करना होगा। बहुत स्वागत, श्याम सुंदर जानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा कहेंगे, श्याम सुंदर जानी जी, पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि पर्यावरण को लेकर हमने तमाम लोगों से मुलाकात की है, लेकिन आप पर्यावरण प्रेमी ही नहीं है। पर्यावरण का दूसरा नाम ही आपसे जोड़ा कर जाकर देखा जा रहा है कि बहुत कम समय में और खुद को किस तरह से पर्यावरण के साथ जोड़ा और 25 लाख पौधे अलग अलग जगहों पर लगाए। लेकिन उसके बारे में आप बताएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। मैं यहाँ राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और पारिवारिक वानिकी की अवधारणा के तहत पिछले 18 से 20 साल से लगातार पेड़ और पर्यावरण का जो विषय है, इसको परिवार की संवेदना, परिवार की चेतना के साथ में जोड़ करके, और मैं मेरे विद्यार्थियों, स्कूली शिक्षा के शिक्षक साथियों, स्कूल स्टूडेंट्स, ग्रामीण युवाओं और किसान परिवारों के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर उन सब के सहयोग से जो पारिवारिक वानिकी का विचार है, उसको राजस्थान की जो रेगिस्तान की धरती है उसको हरा भरा करने, उसको ज्यादा सेहतमंद करने के मकसद से हम लोग लगे हुए हैं। आप तो उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे लोग भूल गए। लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ पैसा कमाना है, नाम को चमकाना है, लेकिन उसी पैसे को कमाने के लिए और उसी भाग दौड़ वाली जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन। तो आपके ख्याल में, या यूं कहें, सबसे पहले जानना चाहूंगी, ये जो जद्दोजहद आपने पर्यावरण के साथ जोड़कर देखी, क्या लगता है लोग जागरूक हैं, पर्यावरण प्रेमी बन रहे हैं? और उसके लिए शिद्दत चाहिए, साधना चाहिए, प्रेम चाहिए। जी, अभी इन सालों में पर्यावरण के मामले को लेकर के और लोगों में जागरूकता आई है। विशेषकर जो पिछले 1.5 साल से हम जो दुनिया के स्तर पे कोरोना की मार झेल रहे हैं, इसके बाद में लोग थोड़ा ठहरे हैं, इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्यावरण है वो किस तरह से हमारे लिए कीमती है, उपयोगी है। पर चूंकि ये एक बड़ा रचनात्मक और बड़ा गंभीर विषय है, ये कोई शौकिया विषय नहीं है पर्यावरण, इसलिए इसमें गंभीरता की जरूरत है। निश्चित रूप से कोरोना की जो वैश्विक महामारी आई है, इसने हम सब लोगों को इस मुद्दे की तरफ ध्यान देने के लिए आकृष्ट किया है, पर हमें गंभीरता के साथ में इस विषय में सोचना होगा, वरना जैसे ही कोरोना का संकट टलेगा तो मुझे आशंका है कि हम फिर से पुराने ढर्रे के ऊपर न लौट जाएं। तो इसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम संस्थागत स्तर पर पर्यावरण की समझ है उसको मजबूत करें, जैसा कि हम लोग पारिवारिक वानिकी के प्रयोग के जरिए परिवार के स्तर पर पर्यावरण की समझ है उसको समाजीकरण की प्रक्रिया के साथ में
जोड़कर करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड के लिए आपको चयनित किया गया है, आपको चुना गया, थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी, ये जो लैंड फॉर लाइफ अवार्ड है, ये अवार्ड संयुक्त राष्ट्र संघ का एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। 1994 में ये अस्तित्व में आया था, रियो डी जनेरियो के 92 के पृथ्वी सम्मेलन के बाद में। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का वो घटक है जो भूमि संरक्षण से संबंधित दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है। ये हर 2 साल के अंतराल पर लैंड फॉर लाइफ अवार्ड देती है। भूमि संरक्षण और प्रकृति व मनुष्यता के बीच में जो एक तारतम्य है, उसके संबंध में जो नवाचारी प्रयास होते हैं, अनुकरणीय प्रयास होते हैं, उनको मान्यता स्वरूप। तो 2021 का जो साइकिल है, इसके लिए उन्होंने हमारा जो पारिवारिक विचार है, उस विचार को एक गेम चेंजिंग आइडिया के रूप में मान्यता देते हुए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए सेलेक्ट किया है। अच्छा, राजस्थान से हैं आप, और आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी श्याम सुंदर जी, कितने लोगों को आपने इस अवार्ड से पछाड़ा है? जानना ये बहुत ज़रूरी है। ये अवार्ड बहुत करीब है आपके, और इसके सपने सभी देखते हैं, लेकिन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण और कितने लोगों को आपने पीछे छोड़ा? सॉरी, आप ये सवाल थोड़ा सा रिपीट करेंगे मैडम, मैं सुन नहीं पाया। जी, आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, अब आ रही है जी। ये अवार्ड आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? दूसरा, इस अवार्ड को पाने के लिए आपने कितने लोगों को पछाड़ा है कि आपने इतने लोगों को मात देकर यहाँ तक पहुंचे? जहाँ तक अवार्ड की महत्ता की बात है, तो व्यक्तिगत रूप से तो मैं जो काम कर रहा हूँ, बहुत साल पहले जब मैंने इस सिलसिले को शुरू किया, तो थोड़े समय बाद ही मुझे ये महसूस होने लगा कि मैंने जीवन का जो मकसद है उसको पकड़ लिया है, मैं सही रास्ते पे हूँ। तो सबसे बड़ा जो अवार्ड मेरे लिए, जो पौधे हम लोग लगाते हैं वो जब पेड़ बन जाते हैं, तो वही अवार्ड है। अरे वाह, मैं इसको इस रूप में देखना चाहूंगा कि मेरे साथ में जो लाखों लाख लोग जुड़े हुए हैं इस मुहिम से, श्याम सुंदर जानी अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये विचार है। और इस विचार के साथ में जुड़ करके और जमीनी स्तर पर पर्यावरण को लेकर के सकारात्मक बदलाव करने वाले लाखों लाख विद्यार्थी, शिक्षक और ग्रामीण परिवार महत्वपूर्ण हैं। तो ये अवार्ड हमारे जमीनी स्तर पे जो इस तरह के प्रयास है, उन प्रयासों को एक वैश्विक मान्यता है। और इस मान्यता से पारिवारिक वानिकी का विचार जो है, वो अभी तक तो हम लोग हमारे स्तर पे जितना हम सीमित संसाधनों से हम इसको आगे बढ़ा रहे थे, वो कर रहे थे। अब वैश्विक स्तर पे दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ इसको दुनिया भर में लेके जाएगा और पारिवारिक वानिकी के विचार को फैलाएगा। तो ये विचार पूरी दुनिया को आने वाले समय में एक सकारात्मक दिशा देगा पर्यावरण के लिहाज से। तो इस रूप में ये अवार्ड इम्पोर्टेंट है। दूसरी जो बात है वो ये कि जहां तक पछाड़ने की बात है, मेरा इरादा किसी को पछाड़ने का ये था ही नहीं, और ना ही कभी मैं ऐसा सोचता हूँ। इस अवार्ड के लिए दुनिया भर से जो नॉमिनेशंस प्राप्त हुए, उनमें शॉर्टलिस्टेड हुए थे 12 लोग, इसमें हिंदुस्तान से मेरे अलावा जो श्री जग्गी वासुदेव जिन्हें सदगुरु के नाम से सब लोग जानते हैं, वो भी थे। और ये सब लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे लिए ये संतोष की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन सब दिग्गजों के बीच में एक किसान के बेटे के विचार को तरजीह दी। आप ही को क्यों? आपके विचार जरा जानना चाहेंगे। आपने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा पछाड़ने का कोई इरादा नहीं है। अब इरादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपने छोड़ दिया ना पीछे। अब वो आपका नाम आगे आगे, हम तो यही कहेंगे। लेकिन अब भले ही मुस्कुराए कितना ही, लेकिन वो लोग अंदर ही अंदर कह रहे हैं कि देखिए किसान का बेटा ले गया ये अवार्ड, 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। आप ही को क्यों? देखिए, मुझे तो बस ये है कि एक किसान के विचार को मान्यता मिली। हिंदुस्तान में किसान को आमतौर पे सीधा साधा, भोला भोला और कई बार गुस्से में लोग गवार तक कह देते हैं। आजकल तो मैं तो ये मानूंगा कि किसान, आजकल वो जमाना नहीं रहा है। हाँ, जमाना नहीं रहा, पर फिर भी अभी तो विचार बदलने में समय लगेगा। तो मैं तो ये मानूंगा कि किसान के जो दिल और दिमाग में ओरिजिनलिटी होती है, सच्चाई होती है, अच्छाई होती है, तो ये उस सच्चाई और अच्छाई को मान्यता मिली है। इस रूप में देखता हूं मैं इसको। जी, तो सुन लीजिए, क्योंकि हमारे दर्शक देख रहे हैं, उसमें सिर्फ भारत के ही नहीं, देश विदेश के लोग भी हैं। तो इतने सीधे साधे किसान बनकर कब आपके हाथों से वो चीज़ लेकर चले जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जितने भोले, जितने सीधे हैं और उतना अच्छा काम भी करते हैं, उनकी मेहनत रंग लाती है। श्याम सुंदर जी,
आपके नजरिए से हम पर्यावरण को कैसे बचाएंगे? आप एक नहीं, ऐसे कई श्याम सुंदर की जरूरत है, ऐसे कई लोग हमारे जब देश में खड़े होंगे, एक नहीं लाखों। आपने तो 25 लाख पौधों को पनपाया है, 25 लाख जिंदगियां बनाई है, और वो एक परिवार है जो आप कहें 25 लाख परिवार आपने बसाया है, वो आगे से आगे हमारे संसार को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन कैसे बचाएंगे? आपके आइडियाज, आपके विचार क्या कहते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें सही कदम क्या उठाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया है राधिका जी आपने। दरअसल पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहले जरूरी है पर्यावरण की सही सांगोपांग समझ। अब ये सांगोपांग समझ कहाँ से आएगी? हम लोग हमेशा ये पढ़ते हैं कि माँ इंसान की पहली शिक्षक होती है और परिवार इंसान की पहली या बुनियादी पाठशाला होता है। तो परिवार के स्तर पे हमें पर्यावरण की समझ को ठीक करना होगा। जब उस समझ को हम ठीक करेंगे तो हमारे जो परिवार है वो ज्यादा पर्यावरण संवेदनशील बनेंगे, और वो संवेदना है वो उन्हें सस्टेनेबल लिविंग, सस्टेनेबल कंजम्पशन की ओर लेके जाएगी। और सस्टेनेबल लिविंग और सस्टेनेबल कंजम्पशन के जरिए ही हम आज के इस घोर बाजारवादी युग में संसाधनों, विशेषकर जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक पूंजी है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसको हम समझ सकते हैं। तो एक तो परिवार के स्तर पे हमें बुनियादी तौर पे पर्यावरण की समझ को ठीक करना होगा। दूसरा, जो हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं, अभी जो एनवायरमेंटल एजुकेशन का पूरा डिस्कोर्स है वो मीनिंगलेस है, उसका कोई सेंस नहीं है, वो एक कागजी खाना पूर्ति के अलावा कुछ नहीं है। जो ग्रेजुएशन लेवल पे हम लोग एनवायरमेंटल स्टडीज का जो कंपलसरी पेपर पास करवाते हैं बच्चों को, तो उस खाना पूर्ति से निकलना होगा और हमें ईमानदारी दिखानी होगी। ये मैं कहता हूं कि ये पूरे सिस्टम के साथ में, सिस्टम में बैठे लोग धोखा करते हैं और खुद के साथ में धोखा करते हैं। इस देश की युवा आबादी के साथ में धोखा है और ये इस धरती माँ के साथ में धोखा है। हमने मजाक बना दिया पर्यावरण को। जो पर्यावरण शिक्षा एनवायरमेंटल एजुकेशन के नाम पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इस देश में कंपलसरी हुई 2003-4 से, वो सबसे बड़ा मजाक है। वो कोई सेंस नहीं है उसका। किसी भी इकोलॉजिस्ट से आप पूछिए, कोई उसका फेवर नहीं करेगा। और आंख मूंद करके उसके नाम पे हम बर्बादी करते हैं। हर साल कितना कार्बन फुटप्रिंट होता है उस परीक्षा के नाम पे, तथाकथित पर्यावरण शिक्षा के नाम पे। तो ये जो तथाकथित पर्यावरण शिक्षा है, इसको निकालना होगा हमें। लोगों को वास्तव में समझाना होगा। ये पुराना वो जमाना बीत गया जब हम एक बहुत ही एक ऑर्थोडॉक्स वे में एजुकेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, जो हर जगह है, हर जगह क्लासरूम है और हर इस प्रकृति का पत्ता पत्ता है वो शिक्षक है, उससे सीखा जा सकता है। तो हमें प्रकृति से पर्यावरण के संरक्षण को सीखना होगा। जो इकोलॉजी की जो लोकल अंडरस्टैंडिंग है उसको मजबूत करना होगा, और वो हमारी लोक संस्कृति में है। उस लोक संस्कृति के हमारे निहित पर्यावरणीय संरक्षण के भाव को फिर से पकड़ना होगा हमें। जी, बहुत सही। जरूरी है कि जमीनी हकीकत पे काम करना होगा। जरूरी है कि हमें बचपन से ही, जो कहते हैं कि आपका जो पहला गुरु होता है, आपकी पहली शिक्षा जो है वो कहीं ना कहीं माँ से मिलती है। हमें हमारी ज़िंदगी में ये भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है श्याम सुंदर जी जानना और महत्व को समझना कि ज़िंदगी में आने के बाद और जाने से पहले पौधा ज़रूर लगाना है। वो पौधा आपका, आप जब तक जितनी सांसें लेते हैं कम से कम उसके लिए लगा लीजिए कि आप प्रकृति को कुछ देकर जा रहे हैं, ना कि उससे सब कुछ लेकर जा रहे हैं। राजस्थान के 10,000 रेगिस्तान गांव का यहाँ पर मैं जिक्र करूँ तो कितने लोगों को आपने इंस्पायर करके अपने साथ जोड़ लिया है। ये चेन कितनी बड़ी। जी, अभी ये जो सिलसिला है ये एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुका है। जिन आंकड़ों की हम बात करते हैं, ये तो वो जगह है जहां मैं व्यक्ति से जाता हूं या लोग मेरे संपर्क में आते हैं। हम जो विभिन्न बड़े बड़े ड्राइव करते हैं, साल भर चलते रहते हैं, ये उनका आंकड़ा है। बाकी जमीनी स्तर पे हकीकत ये इन घरों में एक पेड़ है, लोग बताते हैं हमने तब लगाया था, आज 25 पेड़ है, नानी के घर में 5 है, बुआ के घर, तो उनकी गिनती हो भी नहीं सकती। मैं गिनना भी नहीं चाहता और यही चाहता था कि ये अनगिनत हो जाए। तो अब ये धीरे धीरे सिलसिला इस रूप में संरचनात्मक स्तर पे आ गया है कि हमारे धार्मिक रीति रिवाज, अब लोग ये समझने लगे हैं कि कोई भी घर में अवसर है तो पेड़ के बिना वो अवसर पूरा नहीं हो सकता, तो पेड़ तो उसमें लगना ही लगना चाहिए। तो अब ये एक अनगिनत एक अभियान चल गया है। तो अनगिनत अभियान है और ये अभियान कहीं ना कहीं बहुत आगे जा रहा है। और इस अभियान में आपने लाखों लोगों को जोड़ा है, 10 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर, वो भी हम कहें कि गिनती नहीं है, वो लोग हैं जो साथ में है, काम कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं।
एक सवाल यहाँ पर ये भी रहेगा, 18 साल बिना किसी मदद से कैसे संभव हो सकता है? देखिए, एक पौधा खरीदते हैं ज़रूर पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर 25 लाख से भी ज़्यादा। फिर लोगों के लिए भी आपको जागरूक करना है, उन्हें उनका भी आपको सहयोग करना है। तो किस तरह से ये आप मैनेज कर पाते हैं, ज़रा थोड़ा समझाइए। लोग इस डर की वजह से हाथ में नहीं लेते इस काम को कि खामाखाम पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इतनी इनकम नहीं है, उतना देना पड़ेगा प्रकृति को, उतना पर्यावरण को देना पड़ेगा, इससे अच्छा रहने देते हैं। तो आप ही बता दीजिए कितना खर्च आप उठाते हैं और अपने ही वेतन से, अपनी जेब से? खर्च तो मैं क्या बताऊं, मैं कभी गिनता नहीं। मैं सरकारी मकान में रहता हूँ। अब मुस्कुरा दिए आपकी, कहीं इनकम टैक्स वाले ना आ जाए। हम वो नहीं पूछ रहे, हम तो यही पूछ रहे हैं कितना खर्चा आ जाता है आपका। इनकम टैक्स वाले जो है उनका बहुत स्वागत है, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। इनकम टैक्स जो है वो कट के उसके बाद ही मुझे वेतन मिलता है। मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, नेता नहीं हूँ, या ना ही प्रशासनिक अधिकारी हूँ जो इनकम टैक्स से मैं डरूं। दरअसल मैं सरकारी मकान में रहता हूँ बीकानेर में, और दाल रोटी के अलावा मेरे पास में जो बचता है, मैंने मेरी जरूरतों को सीमित किया है। तो मेरे पास में हमारी, क्योंकि कॉलेज प्रोफेसर की जो सैलरी है वो बहुत अच्छी होती है, तो खूब पैसा बच जाता है। तो वो जो जितना पैसा बचता है मैं सारा पैसा इसी अभियान में डालता हूँ। और दूसरी बात ये है कि मेरे साथ में जो लोग जुटे हुए हैं वो तन मन से जुटे हुए हैं। तो जो काम सरकार 50 रुपए में कराती है वो हमारा 1 रुपए में हो जाता है। अच्छा। क्योंकि जो शरीर के स्तर पे हमें मजदूरी का पैसा नहीं देना होता, दूसरी चीजों का पैसा नहीं देना होता। दूसरा, जो शिक्षक साथी साथ में लगे हुए हैं वो मेरे मना करने के बावजूद चोरी छुपे, क्योंकि मैं चाहे कितना ही मना करूं, वो चाहे कितना ही न बताएं, पर मुझे जानकारी रहती है, छोटी छोटी जहाँ जरूरतें होती है वहां वो चोरी छुपे खुद अपनी जेब से पैसा खर्च कर देते हैं, मुझे बताते भी नहीं है। जहां तक बात ये रही कि लगातार मैंने इसको कैसे सस्टेन या मेंटेन किया, तो इस संबंध में तो ये है कि ये बात बड़ी सही है, पौधे को पेड़ बनाना बड़ा कॉम्प्लेक्स और एक स्लो प्रोसेस है, और इस कारण लोग जो है वो इस काम में हाथ नहीं डालते हैं। पर मैं पहले दिन से ये मानता हूँ, ये कहता हूँ कि जैसे ही आप पौधा लगाते हैं तो आपका काम खत्म नहीं होता, काम शुरू होता है जी। तो अगर आप जिम्मेदारी वहन करने में सक्षम है तो ही आप पौधा लगाएं। तो मैं वेल डिटरमाइंड होकर के मैंने ये काम शुरू किया, क्योंकि गांधी और भगत सिंह का एक जो स्टेटमेंट है या उनके जीवन की जो शिक्षा है कि बदलाव अगर चाहते हो तो शुरुआत खुद से करो, वो मेरे जीवन का ध्येय वाक्य है। तो इस वाक्य ने कभी भी मुझे निराश नहीं होने दिया, और मुझे ये लगा कि जब मैंने शुरुआत की तो मदर फादर और वाइफ से ये कहा कि अपन ये मान लेंगे 10-12 साल नौकरी लगे ही नहीं, तो एक बार करके तो देखें। मेरा सपना था कि हिंदुस्तान के हर घर में फलों के पेड़ हों, लोग पर्यावरण को अंडरस्टैंड करें। तो उन्होंने कहा ठीक है आप करो। 10 साल निकले तो बाद में लगा कि लोग जाग रहे हैं, तो मुझे ग्रेस पीरियड मिल गया, तो सिलसिला चलता रहा। अब तो ये जीवन का हिस्सा बन गया। तो मुझे लगता है कि मुझे तनख्वाह इसीलिए मिल गई है कि मुझे पेड़ लगाने हैं। ये बात बड़ी अच्छी लगी मुझे श्याम सुंदर जी आपकी, कि धर्मपत्नी ने सहयोग किया, सपोर्ट किया कि चलिए ठीक है, आप कहते तो मान ही लेते हैं कि आपकी नौकरी नहीं लगी हुई है और आप पूरे तन मन धन से पर्यावरण की सेवा करें, प्रकृति को आगे बढ़ाए, और लोगों के दिमाग में ये बात भर दीजिए कि भाई आप इस धरती पर हैं, कुछ आपका भी कर्तव्य बनता है। लेकिन इसी कर्तव्य की यहाँ पर मैं बात करूँ आपसे, आप शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, आपको लगता है कि इसमें हमें सबसे ज़्यादा युवाओं को जोड़ना होगा, स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा इसमें जोड़ना होगा, तभी हम इस कड़ी को मजबूत कर सकते हैं? बिल्कुल मैडम, आपकी बात एकदम दुरुस्त है। जो हमारे युवा हैं उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। इसका एक जो रीजन है बड़ा, वो ये है कि हमारा जो युवा वर्ग है, मेरी आवाज में इको आ रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, थैंक यू। तो हमारा जो युवा वर्ग है, बेसिकली उसकी जो क्लाइमेट चेंज का जो जितना भी डिस्कोर्स है, डिबेट है, उसके प्रति उसकी जो एक्सेस है वो आम आदमी के मुकाबले ज्यादा है। वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है। सोशल मीडिया के जरिए, डिजिटल एज है आज, तो इसमें वो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को समझ सकता है और ग्राउंड लेवल पे समझा सकता है। और ये जो मेरा अभियान है, इसमें भी ये अभियान इतने बड़े स्तर पे इसीलिए जा पाया कि इसमें युवा, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, वो बड़े रूप में जुड़े हुए हैं। फिर अगली बात ये है कि आज का युवा, उसके ऊपर कल आज के मुकाबले ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आनी है, तो युवाओं को आगे आने की जरूरत है। पर इसमें साथ ही साथ एक चीज ये है कि हमें युवाओं को सक्षम बनाना होगा, वो जिम्मेदारी हमारी है। और उस जिम्मेदारी का हम सही तरीके से निर्वाह कर नहीं पा रहे हैं, ना तो परिवार के स्तर पे हो रहा है,
ना ही समाज के स्तर पे हो रहा है और ना ही प्रशासन या सरकार के स्तर पे हो रहा है। जो युवाओं को जिस क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे हम एनवायरमेंट की बात करें चाहे और फील्ड की बात करें, वो क्वालिटी एजुकेशन है नहीं। आज का युवा है वो बड़े स्तर के ऊपर व्हाट्सएप के जरिए अपना ज्ञान लेता है, तो वो कहीं ना कहीं सतही होता है, बहुत बार वो ज्ञान भ्रामक भी होता है जी। तो इस कारण हमारा युवा उस डीप पेनिट्रेशन के साथ में भूमिका अदा कर नहीं पा रहा है जिसमें उसको करनी चाहिए। तो उसके पास में एनर्जी है पर डायरेक्शन नहीं है। तो वो डायरेक्शन प्रदान करने की जिम्मेदारी शिक्षक के रूप में हमारी भी है और मीडिया के रूप में आप सब लोगों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे अच्छा लगा कि आप इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, वरना आज का जो जमाना है वो सनसनीखेज मीडिया का जमाना है। जो है वो घटनाओं को लाइनों में तोड़ करके और मिर्च मसाला लगा करके और पेश किया जाता है। तो हम सब जब ये जो एक तरह का जो तूफान है या एक तरह का जो अननेसेसरी एक्साइटमेंट है, इससे बाहर आना पड़ेगा, तब हमारा युवा है वो ज्यादा कूल माइंडेड, कूल हार्टेड होकर के और ज्यादा सीरियसनेस के साथ में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। उम्मीद करती हूँ कि युवा भी आपके साथ लगातार उसी कूल माइंड के साथ जुड़ रहे होंगे जितने कूल माइंड से आप काम कर रहे हैं, जितना तन और मन धन से आप काम कर रहे हैं। आपने तो ये कह दिया कि धन को समर्पित कर देना है, देखा जाएगा। और इसका परिणाम क्या लगता है आपको, रिजल्ट जो है, क्योंकि कहते हैं कि काम कर दिया जाए उसका रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं उसके रिजल्ट पर ध्यान देना होता है। कि आपने एक पौधा लगाया है, वो पौधा जीवित है या नहीं है, वो आज हमारे सामने बड़ा पेड़ बनकर खड़ा है या नहीं है, वो दूसरों को छाया दे सकता है या नहीं, ये पूरा एक छोटे बच्चे का हम कैसे पालन पोषण करते हैं, उतनी जिम्मेदारी के साथ आपको एक पौधे का ख्याल रखना होता है। उसे धूप से बचाना है, उसे ठंड से बचाना है, उसे कितना पानी देना है, उसका किस तरह से ख्याल रखना है, इतना सब कैसे। ये जो आपने बात कही कि कहते हैं कि हमें रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना चाहिए, इसको मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। आपने बड़ा सही कहा कि रिजल्ट पे ध्यान देना चाहिए, तो रिजल्ट में हमारा ओरिएंटेशन किस तरफ है ये देखना चाहिए। एक पौधा लगाए, रिजल्ट में ये चाहता हूँ कि मेरी फोटो छप जाए या मेरे को कोई इनाम मिल जाए। एक तो मैं ये रिजल्ट चाहता हूँ, एक मैं ये रिजल्ट चाहता हूँ कि ये पौधा लग गया, ये पेड़ बने। तो ये दोनों में रिजल्ट है पर ओरिएंटेशन अलग अलग है। तो ओरिएंटेशन हमारा जो है वो उस पौधे को पेड़ बनने की तरफ ही होना चाहिए। तो वहां जब होता है तो हमारा रिजल्ट है वो ज्यादा सकारात्मक और ज्यादा व्यापक होगा, वरना वो स्वार्थ केंद्रित हो जाएगा। जहां तक बात यह है कि पौधा लगाते हैं तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। सही समझ बहुत जरूरी है। नंबर एक कि हमें ये कभी नहीं सोचना है कि हम कौन सा पेड़ लगाना चाहते हैं, हमें ये देखना है कि उस स्थानीय जलवायु में धरती क्या चाहती है, स्थानीय जलवायु क्या चाहती है, प्रकृति क्या चाहती है, हम वो पेड़ लगाएं। उसके बाद में वो पेड़ क्या चाहता है, हम उसको वो दें। तो ये समझ हमें हो, उसके बाद में लगाएं तो उसको पानी भी मिलेगा, उसको सुरक्षा भी मिलेगी, उसको अनुकूलन का स्थानीय वातावरण भी मिलेगा और वो बहुत अच्छे तरीके से पनप जाएगा। हम अगर उस समझ के बिना जल्दबाजी में कि हमें तो सोशल मीडिया पे अपलोड करना है या कोई टारगेट है सरकार का उसको पूरा करना है या हमें कुछ और कोई हिडन हमारा एजेंडा है उसको लेकर के हमें करना है, ऐसी अगर नियत के साथ करेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो इसलिए हम लोग पहले कहते हैं पहले आप समझ बनाओ, खुद को तैयार करो, क्योंकि जैसे पौधा लगाया आपका काम शुरू हुआ, खत्म नहीं हुआ। तो इस काम में करने में सक्षम हो तो उसको उठाओ, वरना उसको नर्सरी में पड़ा रहे तो मत डिस्टर्ब करो। क्या बात है, आपने कहा रिजल्ट पर ध्यान नहीं देना। रिजल्ट भी दो प्रकार के होते हैं, ये रिजल्ट कुछ अलग है, इस रिजल्ट पर ध्यान भी देना है और काम भी करना है। लैंड फॉर लाइफ आपको जो अवार्ड मिल रहा है यकीनन बहुत बड़ा अवार्ड है, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार हमारा। और ऐसे ही आपको देखकर जो लाखों लोग आपके साथ जुड़े हैं और लाखों करोड़ों लोग जुड़े और ये वो समझ बना ले कि हमारा ज़िंदगी में आना और हमारा क्या काम है, मकसद क्या है, परिवार को एक अच्छी सेवाएं देनी है, अच्छी ज़िंदगी देनी है, लेकिन साथ ही साथ जो आप इस नेचर से, आप इस पर्यावरण से जो ले रहे हैं उसे वो सौंप कर जाइए। और श्याम सुंदर जी इस काम को बहुत अच्छे से कर चुके हैं और कर रहे हैं, और ये सार्थकता के साथ अगर मैं कहूँ देश भर को जागरूक करने का काम आपने बहुत अच्छा किया। और इस कोविड ने हमें ये सिखा दिया कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत थी। अगर हम हमारे जीवन में एक पौधा लगा लेते तो शायद इतनी किल्लत नहीं आती, हमें इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती और शुद्ध ऑक्सीजन के साथ हम आगे बढ़ते। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। और पर्यावरण प्रेमी, पर्यावरण को बचाने के लिए
और यूं ही पर्यावरण को बचाते रहें, देश को बचाते रहें। आपको भी आज इसी मंच से बदलने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। तो जिंदगी में एक पौधा जरूर लगाइए और उसके बाद सोचिए कि हमने एक जीवन में जिस पर्यावरण से कुछ लिया है उसे कुछ दिया भी है। इजाजत दी इसी मंच पर इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।